गंगाराम अपने गांव में कई सालों से फूल बेचने का काम कर रहा था। उनके घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। गंगाराम की पत्नी सावित्री उस बगीचे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी और उसकी मेहनत का ही फल था कि वो बगीचा हर वक्त रंग बिरंगे और बहुत सारे फूलों से भरा रहता था। आप इतनी जल्दी आ गए? अभी तो शाम भी नहीं हुई। तो क्या करता, सारा दिन धूप में खड़ा रहता क्या? उससे भी कुछ नहीं होता। अब कौन खरीदेगा इन फूलों को? कोई इन्हें खरीदेगा तो तब जब आप इन्हें बेचने की कोशिश करोगे। अब ये सारे फूल सुबह तक मुरझा जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। सावित्री, तू समझ नहीं रही है। अब गांव में लोग बदल गए हैं। अब किसी को ना तो सजावट के लिए ताजे फूल चाहिए और ना ही पूजा में चढ़ाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ, अब कुछ और धंधे के बारे में सोचना चाहिए हमें। कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। ले देकर बस यही फूल हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अब मैं क्या करूँ, तू ही बता मुझे। ऐसा करो, आप इन फूलों को हाईवे के पास जाकर बेचो। वहाँ शहर को जाने वाली और शहर से आने वाली कई बसें रुकती हैं। मुझे लगता है कि गांव के लोग भले ही ना खरीदे, पर शहर के लोगों को हमारे फूल बहुत पसंद आएंगे। सावित्री उम्मीद का दामन थामे हुए थी, लेकिन गंगाराम एक नंबर का आलसी था। सावित्री के जोर देने पर वो अगले दिन फूल लेकर हाईवे के पास जाकर खड़ा हो गया। पूरे दिन वहाँ से कई बसें गुजरी, लेकिन गंगाराम ने किसी के पास जाकर अपने फूल बेचने की कोशिश तक नहीं की। नतीजा, यहाँ भी उसकी कोई कमाई नहीं हुई। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। मैंने कहा था सावित्री को, नहीं बिकेंगे ये फूल। शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। गंगाराम वहाँ बिल्कुल अकेला था। वो घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे पास ही कुछ हलचल सुनाई दी। उसने फौरन पलटकर देखा तो वहाँ पर एक एटीएम था, जिसके अंदर रखी मशीन को दो लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे। ए, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं, रुको तुम। ये देखकर वो दोनों लड़के वहाँ से भाग निकले। वो लड़के एटीएम मशीन का एक हिस्सा खोल चुके थे। ये देखकर गंगाराम फौरन एटीएम मशीन के पास गया और उसने उस मशीन के अंदर झांकने की कोशिश की। ये क्या, लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है। इतना अच्छा मौका था, लेकिन इस मशीन में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोई फायदा नहीं, न इस मशीन का और न इन फूलों का। अब इन्हें घर ले जाकर भी क्या करूंगा। गंगाराम ने गुस्से में आकर अपने सारे फूल उस एटीएम मशीन के टूटे हिस्से से अंदर डाल दिए। ऐसा करते ही एटीएम मशीन हिलने लगी और उसमें से एक एक करके कई नोट बाहर निकलने लगे। ये तो पैसे हैं, वो भी इतने सारे। ये तो कमाल ही हो गया। गंगाराम बिना देर किए सारे नोट समेटने लगा। फिर अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वो एटीएम के चारों तरफ देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? फिक्र मत करो, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। कौन है? सामने आओ। ये कौन बोला अभी? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी एटीएम मशीन। क्या? पर तुम बोल कैसे सकती हो? ये सवाल जरा पेचीदा है, लेकिन इसका जवाब सीधा सा है। मैं एक जादुई एटीएम मशीन हूँ। क्या कहा? जादुई मशीन? पर मैं कैसे मान लूं? तुम साबित करो। तो फिर ठीक है, तुम मेरे अंदर कुछ और फूल डालो और मैं उनके बदले तुम्हें पैसे दूंगी। गंगाराम के पास मशीन के अंदर डालने के लिए अब एक भी फूल नहीं बचा था, लेकिन उसे उस एटीएम मशीन को तो आजमाना ही था। वो फौरन एटीएम से बाहर आया और पास ही उगी एक झाड़ी से दो जंगली फूल तोड़ कर ले आया। उन फूलों को एटीएम मशीन में डालते ही उसमें से फिर दो नोट बाहर निकले। अरे, ये तो कमाल हो गया। क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं अपने घर? वहाँ बहुत सारे फूल हैं, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, बहुत सारे। नहीं, अब इतना भी मत उड़ो तुम। अगर मुझे अपने घर लेकर जाओगे तो सीधे जेल के अंदर डाल दिए जाओगे। अभी चुपचाप घर जाओ और कल फिर आना। गंगाराम के साथ जो कुछ हो रहा था वो उसकी समझ से परे था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। उसने घर पहुंचते ही उस जादुई एटीएम मशीन के बारे में अपनी पत्नी सावित्री को सब कुछ बता दिया। ये सब बहुत अजीब है जी। मुझे डर है कि कहीं आप फंस ना जाओ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई भी एटीएम मशीन भला फूलों के बदले पैसे कैसे दे सकती है? ओहो सावित्री, तू ना सोचती बहुत है। यही परेशानी है तेरे साथ। ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि अभी अपने बगीचे में कितने फूल होंगे? तो काफी सारे। बहुत बढ़िया, तो चल मेरे साथ, सारे फूल तोड़कर ले आते हैं। अरे पर अभी तो अंधेरा हो गया है। दिन छिपने के बाद कोई फूल नहीं तोड़ना चाहिए। भूल गए क्या? जब फूलों के बदले इतने पैसे मिल रहे हो तो जब चाहे तब तोड़ो, समझी? गंगाराम की जिद के आगे सावित्री को झुकना पड़ा। उन दोनों ने मिलकर एक रात में ही बगीचे के सारे फूल तोड़ लिए और फिर अगले दिन वो पहले से 4 गुना फूल लेकर उस हाईवे पर पहुंच गए। इत्तेफाक से उस दिन कई ग्राहक उसके पास आए जो उससे फूल खरीदना चाहते थे, लेकिन गंगाराम ने एक भी फूल किसी को नहीं बेचा। उसे तो बस शाम होने का इंतजार था। लगता है ये वक्त सही है। आसपास कोई भी नहीं है। चलो, इन फूलों को पैसों में बदलने का वक्त आ गया है।
गंगाराम एक बार फिर एटीएम के अंदर गया, लेकिन इस बार एटीएम मशीन पहले से खुली हुई नहीं थी। ये देखकर गंगाराम कुछ घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके एटीएम मशीन को खोलने की कोशिश की। मशीन का एक हिस्सा खुलते ही उसने मशीन के अंदर फूल डालने शुरू किए। उसके ऐसा करते ही एटीएम मशीन में कुछ हलचल सी होने लगी। अरे ये क्या कर रहे हो? आज मुझे फूल नहीं चाहिए, बंद करो, उन फूलों को मत डालो मेरे अंदर। है? क्या मतलब कि फूल नहीं चाहिए तुम्हें? कल इन्हीं फूलों के बदले तो तुमने मुझे पैसे दिए थे, तो आज क्या हो गया? मेरा मन बदल गया है, और क्या। तुम ही बताओ, क्या तुम हर रोज एक ही तरह का खाना खाते हो क्या? आज मुझे पत्ते चाहिए। हाँ, हरे हरे एकदम ताजे और रसीले पत्ते। जितने पत्ते लाओगे उतने नोट ले जाना मुझसे। उस एटीएम मशीन की बात सुनकर गंगाराम को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू रखा और फौरन एटीएम के बाहर आकर पास के जंगल में चला गया। उसने कुछ ही देर में वहां से काफी सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए और फिर उन्हें ले जाकर एटीएम मशीन में डाल दिया। ऐसा करते ही एटीएम मशीन से एक बार फिर नोटों की बारिश होने लगी। गंगाराम ने उस एटीएम मशीन से कहा, इन पैसों के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर सुनो, कल तुम्हें क्या चाहिए होगा ये पहले से ही बता दो। गंगाराम के कई बार पूछने पर भी एटीएम मशीन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर गंगाराम सारे पैसे लेकर घर चला गया। एटीएम मशीन हर रोज उससे कुछ न कुछ नया लाने को कहती, जिसके बदले गंगाराम को ढेर सारे पैसे भी मिल जाते। एटीएम मशीन के दिए हुए पैसे गंगाराम के घर में एक संदूक के अंदर इकट्ठे होते जा रहे थे, लेकिन गंगाराम का लालच था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि इस सब के लिए उसे जो मेहनत करनी पड़ रही थी वो भी उसे बहुत खल रही थी। ये एटीएम मशीन तो मुझसे बहुत मेहनत करवाती है, पर पैसे भी तो चाहिए, कुछ तो दिमाग लगाना होगा मुझे। गंगाराम ने बहुत दिमाग लगाकर एक तरीका सोचा और फिर उस शाम को एटीएम मशीन से बोला, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए अपनी तरफ से कुछ लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? दिखाओ मुझे। ये तो रही, इस थैले में ढेर सारी हवा है। तुमने इससे पहले इस हवा के जैसा स्वाद नहीं चखा होगा। अरे ये लो, मैंने ये सारी हवा तुम्हारे अंदर डाल दी। लाओ, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। तो आखिरकार लालच ने मेहनत को हरा ही दिया। ठीक है, मैंने तुम्हारी हवा रख ली, अब तुम मेरे ये नोट रखो। एटीएम मशीन के ऐसा कहते ही एक बार फिर नोट निकलने शुरू हो गए, लेकिन इस बार वो नोट बहुत अलग थे। असल में वो सिर्फ कागज के टुकड़े ही थे जिन पर कुछ भी छपा हुआ नहीं था। ये देखकर गंगाराम गुस्से से लाल हो गया। उसने एटीएम मशीन को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन एटीएम मशीन से फिर कोई आवाज नहीं आई। वहां अचानक ही तेज सायरन बजने लगा। ये सब देखकर गंगाराम ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ ही गया। उसके घर पर मौजूद सारे पैसे भी पुलिस ने जब्त कर लिए और गंगाराम के पास सिवाय पछताने के अब कोई चारा नहीं था। उसे समझ आ गया था कि चाहे जादू हो या हकीकत, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। चंदनपुर नाम के गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। राधा की भाभी कमला स्वभाव की बहुत खड़ूस और अत्याचारी थी। वो चाहती थी कि राधा की शादी किसी भी ऐरे गहरे से हो जाए, तो शादी का खर्चा करने से वो और राधा का भाई दोनों बच जाएंगे। इसलिए वो राधा के लिए रिश्ता ढूंढती रहती थी। एक दिन कमला बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने देखा एक बहुत ही मजबूर और गरीब भिखारी लड़का अपनी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। वो कमला के पास आता है और उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है। मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा पर कोई भी मुझे काम नहीं देता। मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का मेरे बहुत काम का है। अगर मैं इस भिखारी से राधा की शादी कर दूं, तो हम उस आफत से छुटकारा पालेंगे और हमें 1 रुपया भी राधा की शादी में लगाना नहीं पड़ेगा और हमारे सिर से बला टल जाएगी। फिर हम पति पत्नी आराम से रह सकेंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। आप जो कहोगे मैं करूँगा, पर इस वक्त मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो। कमला उस लड़के को कुछ पैसे दे देती है और घर आ जाती है। अगले दिन राधा का भाई योगेश काम पर जा रहा था। तभी वो योगेश से बोली, योगेश, मैंने अपनी राधा के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर पर बुला लेती हूँ। पर कमला, लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है? हमें ये सब भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं? बस आ गई ना वही बात तुम्हारे दिमाग में। तुम तो सोचते हो कि मैं कमला की भाभी हूँ। माँ होती तो वो उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाती। रहने दो, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। भला मैं अपनी राधा के लिए कोई गलत रिश्ता ढूंढकर थोड़ी ना लाऊंगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पर बुला लो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। है? कमला जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी लड़का था।
जिसकी मदद उसने बाजार में की थी। उस लड़के का नाम सोहन था। ये सारी युक्ति कमला की ही थी। उसने सोहन को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दिए थे ताकि वो देखने में अच्छे खानदान का लगे। सोहन तैयार होकर घर आ जाता है। सोहन की मजबूरी ये थी कि वो एक गरीब भिखारी था और कमला ने उसकी माँ के इलाज के बदले में जो शर्त रखी थी वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। सोहन की दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है। सोहन, पगार कितनी दे रहे हैं? जी वो 50। हाँ, मुझे याद आ गया। तुम्हारी माताजी से मेरी बात हुई थी। 50,000 रुपए। बहुत बढ़िया। तो कब जाना है तुम्हें? अगले हफ्ते निकलना होगा और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए माँ को भी साथ ही ले जाऊंगा और अब से वहीं रहेंगे। मैं चाहता था कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे उच्च विचार देखकर मैं बहुत खुश हूँ सोहन बेटा, पर इतनी जल्दी हम कुछ तो तैयारी करना ही चाहेंगे। राधा मेरी इकलौती बहन है। अरे, आप भी कैसी बातें करते हो? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। शादी अगले 2 दिन बाद ही होगी। कमला ने सोहन को सब कुछ समझा बुझा दिया था। बेचारा सोहन, उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। योगेश भी उनकी बातों में आ गया और राधा की शादी सोहन के साथ हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर राधा अपने मायके से विदा हो जाती है। पर शादी के बाद सोहन राधा से कुछ भी नहीं छुपाता। वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी सच्चाई बता देता है। और यह है सारी सच्चाई राधा। तुम अगर वापस अपने भैया के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कमला भाभी ने मेरी शादी भले आपके साथ किसी भी तरह की हो, पर आप मेरे पति हैं और माँ जी मेरी माँ है। आप दोनों जहाँ रहेंगे मैं वहीं रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया को और कष्ट नहीं देना चाहती। राधा सोहन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव के लिए चल पड़ती है। राधा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए। सोहन और राधा मिलकर गांव के पास ही एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं और राधा अपनी सास और सोहन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। सोहन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो राधा के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसी को बेचकर वे गुजारा करते थे। एक दिन सोहन और राधा जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे। अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई। वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं एक गहरे गड्ढे में एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है। राधा और सोहन किसी तरह से उस बूढ़े व्यक्ति को गड्ढे में से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति को होश आता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पेशे से एक जादूगर हूँ। जंगल के रास्ते घर जा रहा था। गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए ही वो गड्ढा खोदा था। पता नहीं, शायद बारिश में नजर नहीं आया और मैं उस गड्ढे में गिर गया। तुम दोनों वहां नहीं आते तो मैं शायद बच भी नहीं पाता। बाबा, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अच्छा, तुम सब यहाँ रहते हो? सोहन उस बूढ़े जादूगर को अपनी सारी बात बताता है। अब तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी एक जादुई आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा जादूगर वहां से चला गया और उनकी वो झोपड़ी आलीशान बन गई। अब राधा, सोहन और उसकी माँ आराम से उस आलीशान झोपड़ी में रहने लगे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधा, सचमुच तुम हमारे लिए लक्ष्मी रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ दिनों के लिए भैया भाभी से मिलाऊं। हाँ, सोहन तुम्हें तुम्हारे मायके जरूर ले जाएगा। राधा बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया भाभी से मिलने जाती है। योगेश अपनी बहन राधा को देखकर बहुत खुश था, पर कमला की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। शायद उसने जो गलतियां की थी उनकी वो सजा भुगत रही थी। राधा, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। पता नहीं कैसी बीमारी लगी है कि ठीक होने में ही नहीं आ रही। मुझे माफ कर दो राधा। भाभी, ऐसा न कहो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राधा वापस अपने घर जाती है। मेरी भाभी की बीमारी दूर हो जाए, ऐसी दवा मुझे मिल जाए। राधा वो दवाई अपनी भाभी को पिलाती है और उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और राधा को गले लगा लेती है। उस दिन से राधा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।